तो दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग। अब बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वेमेन। विलास और सकल का विलास और सकल की कहानी हम लोगों ने देखी थी, उनकी केस स्टडी को हमने पढ़ा था। उससे हमें ये पता लगता है कि लोग जो हैं वो बड़ी सारी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जैसे विलास जो है वो मछली बेचता था अपनी मम्मी के साथ, सकल को एक जॉब मिल गई थी एक फर्म में। तो अलग अलग एक्टिविटीज़ को आप इकॉनमी में ना तीन मेन सेक्टर्स में क्लासीफाई कर सकते हो। ठीक है, एक होता है आपका प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। बात करें अगर हम लोग प्राइमरी सेक्टर की, तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं वो होता है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग, यानी कि मिनरल्स वगैरह निकालना, माइंस वगैरह के अंदर खुदाई करना। जो सेकेंडरी सेक्टर है इसके अंदर बात आती है मैन्युफैक्चरिंग की। कोई प्रोडक्शन फैक्ट्री है, वहाँ पर कोई ना कोई गुड्स एंड जो गुड्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बात करो टर्शरी सेक्टर की, तो टर्शरी सेक्टर इज मेनली कंसर्न अबाउट सर्विसेज या फिर इंटेंजिबल एस्पेक्ट्स लाइक ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज और इंश्योरेंस। आई थिंक आप ये सारी चीज़ें जो है वो जानते होंगे, है ना, ऑलरेडी। अब जो एक्टिविटीज़ हैं ये सारे सेक्टर्स में, ये जो इन सेक्टर्स में है, इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और जो एक्टिविटीज़ हैं दे ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम ऑल्सो। अब इन एक्टिविटीज़ को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के दो एस्पेक्ट होते हैं, दे हैव टू पार्ट्स। एक होती है मार्केट एक्टिविटीज़ और एक होती है नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ में बेसिकली क्या होता है, एक पर्सन को एक पे स्केल मिल जाता है, अपना पैसे मिल जाते हैं कुछ किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे और फॉर प्रॉफिट। अब दीज इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज या फिर कोई गवर्नमेंट सर्विस में काम करना। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, दे आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। आप खुद के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, आप मार्केट में कुछ भी बेच नहीं रहे हो। ठीक है, अब दीज कैन बी कंजम्पशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स एसेट्स। आप सारी चीज़ें, कुछ भी आपने खरीदा है, कुछ भी आपने सेटअप बना रखा है, वो अपने खुद के लिए बना रखा है, किसी और के लिए नहीं। ठीक है, अब यहां पर हम लोग एक बात करते हैं, इस पैराग्राफ में एक नया कंसेप्ट डिस्कस होगा, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर को हम लोग किस कंटेक्स्ट में डिस्कस करते हैं, ऑब्वियस ही बात है, जॉब एंड प्रेफरेंस बिटवीन जॉब प्रेफरेंस बिटवीन मेन एंड वेमेन। जेंडर पर्सपेक्टिव को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजंस की वजह से देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मेन एंड वेमेन इन द फैमिली। औरतों से एक्सपेक्ट करा जाता है कि वो घर के कामों को देखेंगी और जो मर्द है वो बाहर काम करेगा। जैसे सकल की जो मम्मी थी, हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, शीला, शी यूज टू कुक फूड, क्लीन यूटेंसिल्स, कपड़े साफ करना, घर साफ करना, एंड मतलब कुल मिलाकर अपने बच्चों वगैरह को देखना, घर में पारिवारिक जीवन को उसको चलाना। ठीक है, सकल के जो फादर थे बूटा चौधरी, ही यूज टू कल्टिवेट द फील्ड, सेल द प्रोड्यूस इन द मार्केट एंड अर्न मनी फॉर द फैमिली। ठीक है, बात यह है कि शीला, उसकी जो मम्मी है, अगर इतना काम बाहर कर रही होती, अगर वो किसी के घर में काम वाली बाई होती, तो उनको कुछ ना कुछ पैसे मिल जाते हैं। लेकिन शी इज़ नॉट पेड फॉर द सर्विसेज डिलीवर्ड फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली। बूटा तो पैसे कमाता है, लेकिन ये शीला की कहानी में ये शो करती है वेमेन आर नॉट पेड फॉर द सर्विस डिलीवर्ड इन द फैमिली। इसलिए एक कंसेप्ट भी आया था कुछ साल पहले, 2016 के आसपास की बात है, इकोनॉमिक सर्वे में, यूबीआई का कंसेप्ट। यूबीआई का मतलब होता है
यूनिवर्सल बेसिक इनकम कि हर किसी इंडिविजुअल को ना एक पर्टिकुलर एज अटेन करने के बाद उनको एक मिनिमम इतनी इनकम तो लाइफ टाइम मिलती ही रहनी चाहिए। लेकिन वही वाली बात है ना, भारत की जीडीपी का कितना ज़्यादा पार्ट जाएगा और सरकार कोई भी ऐसा प्रोडक्टिव स्टेप क्यों लेना पसंद करेगी। इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल चाहिए। घर के जो काम है जो औरतों के द्वारा करे जाते हैं, दे आर नॉट रिकॉग्नाइज इन द नेशनल इनकम। क्यों? यहाँ पर कोई भी गुड या सर्विस जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। लेकिन औरत की ये जो काम है, मतलब अगर कोई हाउसवाइफ है, अगर उनकी ये जो काम है, आप इसको डेफिनेटली किस अंदर डाल सकते हो? एक लेडी के फैमिली अपब्रिंगिंग की वजह से बच्चे अगर अच्छे से पढ़ लिख जाएंगे, वो अपने बच्चों का हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखेगी, परिवार में सबका अच्छे से ध्यान रखेगी, तो उससे होगा क्या? अल्टीमेटली ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो पक्का होगा, है ना। गीता जो कि विलास की मम्मी है, शी अर्नड एन इनकम बाय सेलिंग फिश। तो वेमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट। अब वेमेन की जो अर्निंग होती है, इट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल, जस्ट लाइक देयर मेल काउंटर पार्ट। लेकिन इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन होती है बड़ी सारी कंट्रीज में, बड़ी सारी इकोनॉमीज में, ठीक है। जो शिक्षा है वो एक पर्सन को इस चीज़ के केपेबल बनाती है कि एक पर्सन ज़्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को अपने फेवर में ले सके। जो एजुकेशन और जो स्किल है, ये एक मेजर डिटरमिनेंट्स होते हैं कि मार्केट में जाने के बाद या फिर घर से कदम बाहर रखने के बाद आप कमाने के लिए निकल रहे हो तो आपकी कमाई कितनी होगी। मेजॉरिटी ऑफ द वेमेन जो हैं, या तो उनकी शिक्षा अच्छी नहीं होती है या उनकी स्किल फॉर्मेशन काफ़ी कम होती है। और ऑब्वियसली बात है, लिंक इन दोनों का ही है। अगर वो ज़्यादा एजुकेटेड होगी तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग उनकी वैसे भी हो जाएगी। अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है तो इधर से उधर हाथ पैर मारना, फिर छोटी मोटी नौकरियां करना, ये सब करती रहती हैं, ठीक है। तो वेमेन आर पेड लो कंपेयर टू मैन। बड़ी सारी जो औरतें हैं ये ऐसी जगह पर काम करती हैं हमारे देश में, अलग अलग कोनों में, जहाँ पर जॉब सिक्योरिटी जो है इट इज़ नॉट देयर। बड़ी सारी जो एक्टिविटीज़ है जहाँ पर वेमेन काम करती हैं, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर वो कंट्रीब्यूशन दिखा रही है अपना, लेकिन वहाँ पर लीगल प्रोटेक्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है, फिर नामात्र के बराबर है। अगर किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में ज़्यादातर महिलाओं का ये हाल है कि अगर वो एम्प्लॉयड भी हैं तो इट इज़ कैरेक्टराइज बाय इरेगुलर एंड लो इनकम। तो इन दिस सेक्टर देयर इज एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक मैटरनिटी लीव। ये इसकी मम्मी की बात हो रही है फिशरी सेक्टर की, ठीक है। मैटरनिटी लीव नहीं है, चाइल्ड केयर और दूसरे सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स नहीं है। तो ऐसी औरतें जिनका एजुकेशन स्टेटस काफ़ी हाई है, स्किल फॉर्मेशन की हो रखी है, दे आर पेड एट पार, एट इक्वल स्टेटस विद मैन। तो ये काम कहाँ पर हो सकता है? ये काम हो सकता है ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, ठीक है। जैसे टीचिंग, मेडिसिन, दे अट्रैक्ट देम द मोस्ट। Some women have entered the administrative and other services, including job that need high levels of scientific and technological competence. अब तो आर्म फोर्सेस के अंदर भी कॉम्बैट रोल में उनको अलाउ कर दिया गया है ना। इसके लिए भी बड़ा मेहनत मुशक्क़त इनको करनी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली मंजूरी दे दी थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। देखो, एक देश की जो भी जनसंख्या है उसकी क्या क्वालिटी है, वो क्या कर सकेगी, डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठा सकेगी, वो पॉपुलेशन की नहीं, वो आबादी, वो जनसंख्या, ये डिपेंड करता है लिटरेसी रेट पर, पर्सन की हेल्थ पर, हेल्थ की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी और स्किल फॉर्मेशन, ठीक है। इन सारे एस्पेक्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है। ऐसी एक एक इंडिविजुअल के पास अगर ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की अगर टेंडेंसी हो तो ऑब्वियसली बात है कंट्री भी ऊंचाइयों के लेवल पर इकोनॉमिक ग्रोथ को प्राप्त करेगी, ठीक है। बात करते हैं हम सबसे पहले एजुकेशन की। अगर हम बात करें सकल की एजुकेशन की, इनिशियल ईयर्स में जो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करी गई उसको अपनी लेटर करियर में, लेटर लाइफ में, ऑब्वियसली बात है इसका परिणाम क्या देखने को मिलता है? एक अच्छी जॉब, एक अच्छी सैलरी, ठीक है। तो एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट इनपुट था जो कि सकल के माँ बाप ने इसको दिया। इसकी वजह से इसके जीवन में नए नए अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो डेवलप हुई और अल्टीमेटली आपको पता है जैसा कि हमने पढ़ा था, ये
क्या कर पाया, सॉफ्टवेयर वगैरह बना पाया था और उसका बॉस उससे काफ़ी खुश था, जिसकी प्रमोशन हो रही थी उसकी, है ना। अब सिर्फ शकल के लिए नहीं, जैसा कि हमने पढ़ा था कि एक एजुकेशन और जो हेल्थ के जो पैरामीटर्स होते हैं फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, वो सोसाइटी को भी प्रभावित करते हैं, है ना। अगर आप शिक्षित हो, मैंने बिहार और हरियाणा का एग्जांपल लिया था, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है ना, आपका एक लुक अच्छा आता है, आप हेल्दी रहते हो, आपको लोगों की तरफ बीमारियां नहीं लगी हुई, तो लोग आपसे पूछेंगे कि तुम क्या करते हो, तो आप उनको बताओगे मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, मैं अच्छी डाइट लेता हूँ। तो ये सब चीज़ें दूसरों को भी प्रभावित करती हैं। सिमिलरली अगर आप शिक्षित हो, तो आपको लोग देख रहे हैं, यार ये नीली बत्ती से लाल बत्ती से उतर रहा है, इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स इसके मतलब इर्द गिर्द रहते हैं, या फिर इसकी लाइफ कितनी रिलैक्स्ड है। तो अगर आप उस ऐसे किसी व्यक्ति से पूछो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ आपके लाइफ में, आपको कितने पैसे खर्च करने पड़े इन सब के लिए, तो अगर पर्सन बोले इसमें पैसों की बात नहीं, इसमें एजुकेशन की बात है, तो दूसरे लोग भी उसकी तरफ ओरिएंट होंगे कि सोसाइटी में एक मिडिल क्लास आदमी क्या सोचता है। एक मिडिल क्लास आदमी ये सोचता है कि कैसे भी करके मेरा, मेरी फैमिली का, मेरे स्पाउस का, सबका स्टेटस बढ़े मेरी वजह से। तो उसके लिए एक टॉप के ओहदे पे अगर जाना है, तो या तो नेता नगरी में घुस जाओ, लेकिन वो इतना आसान होता नहीं है, ठीक है। और या तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर घुस जाओ, तभी तो एक मिडिल क्लास का आदमी ज़्यादातर हिंदुस्तान में तैयारी करता है यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की, ठीक है। तो इट एनहेंसेस द नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस की बात यह है कि अगर कल को ऐसा पर्सन अगर देश की कमान जो है वो लेता है, मतलब किसी भी फील्ड में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर रहा है नेशन को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, पहिए के अंदर अगर उसका एक कंट्रीब्यूशन है हल्का सा, तो इसकी वजह से होगा क्या, ऐसा शिक्षित और जानकार जो व्यक्ति होगा, ठीक है, और जिसकी हेल्थ भी बहुत अच्छी है, तो वो एक प्रोडक्टिव एसेट बनकर आएगा हमारे देश का, ठीक है। तो देर इज़ अ प्रोविजन मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स। तो सरकार ने एक तेज़ गति से बड़े सारे कुछ प्रीवियस डिकेड्स के अंदर स्कूल इस्टेब्लिश करे थे, लाइक नवोदय विद्यालय हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वोकेशनल स्ट्रीम्स जो हैं दे हैव बीन डेवलप टू इक्विप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स विद ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल्स। जैसे कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक में पढ़ रहे थे, रवि पी अग्रहारी की बुक में, अटल, याद है श्रेया, अटल टिंकरिंग लैब्स स्कूल में इस्टेब्लिश हो गई हैं, ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ लिख सकते हो। उसके बाद पूरे का पूरा जो सरकार का जो प्लान था, जैसे अगर हम इसको देखें, द प्लान आउटले ऑन द एजुकेशन हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम, शुरू में फर्स्ट 5 ईयर प्लान में वो था 151 करोड़, वो बढ़ते बढ़ते 11th प्लान तक कहाँ तक पहुँचा, 3700 करोड़ तक, ठीक है। एक्सपेंडिचर जो है एजुकेशन के ऊपर इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ये काफ़ी कम है, लेकिन वो फिर भी बढ़ा है 0.64% इन 1951 to 52 टू 3% इन 2015 to 16, और ये स्टैग्नेंट रहा है अराउंड 3% फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स। बजटरी एस्टिमेट जो है, जो हमें भारत के सरकार के बजट डॉक्यूमेंट्स से जो देखने को मिलता है, द बजटरी एस्टिमेट एज स्टेटेड इन द बजट डॉक्यूमेंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी वजह से हमें पता लगता है कि एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी ये डिक्लाइन हुआ है टू 2.7% इन 2017 to 18। लिटरेसी रेट, ऑब्वियस की बात है, जीडीपी का इन्फ्लो हुआ है तो कुछ तो लिटरेसी रेट के ऊपर असर पड़ना चाहिए, अच्छा या बुरा या कैसे भी करके। लिटरेसी रेट बढ़ी है हमारे देश में फ्रॉम 18%, ठीक है, इन 1951 टू 74% इन 2010 to 2011। लिटरेसी सिर्फ एक अधिकार नहीं होता, इट इज़ ऑल्सो नीडेड इफ द सिटीजन्स आर एबल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज एंड एंजॉय देयर राइट्स प्रॉपर्ली। अगर उनको ये सब कुछ करना है तो ऑब्वियसली बात है शिक्षित लोगों को बनना पड़ेगा, उनको सरकार को मतलब एक व्यवस्था बनानी चाहिए, ऐसे ही पैसे लगाना चाहिए कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो जनसंख्या एटलीस्ट वो स्कूल पास आउट तो होगी, ठीक है। लेकिन हमें लिटरेसी के टर्म्स में भी बहुत ज़्यादा जो डिफरेंस है वो नोटिस करने को मिलता है। मेल्स के अंदर अगर आप लिटरेसी की बात करो, इट इज़ ओनली अबाउट 16.5%, ठीक है, 16.5%, लेकिन क्या, इट इज़ हायर देन फीमेल्स, एंड इट इज़ अबाउट 16.1% हायर इन अर्बन एरियाज एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। 2011 में लिटरेसी रेट इट वेरिड फ्रॉम 94% इन केरला टू 62% इन बिहार। ये सेम आंकड़े आपको वहाँ पर भी दे रखे हैं। 10th क्लास की इकोनॉमिक्स याद है जो मैंने प्राणा के साथ करवाई थी, आप लोगों को याद होगा, आपको कुछ महीनों पहले
हमने ये सारा एक टेबल पढ़ा था, हरियाणा का, केरला का और बिहार का एक एग्जाम्पल पढ़ा था एक बॉक्स में, ठीक है। प्राइमरी स्कूल सिस्टम जो है इट हैज़ एक्सपेंडेड टू ओवर 8.41 लाख इन 2015 to 16। अब ये जो एक्सपेंशन हुआ है स्कूल्स का बहुत ज़्यादा, इट हैज़ बीन डाइल्यूटेड बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग एंड हाई ड्रॉप आउट रेट्स। हाई ड्रॉप आउट रेट्स इसलिए, ये ड्रॉप आउट रेट्स होंगे किसके? देखो जनरली तो होते हैं गर्ल्स के। बच्चों के माँ बाप नहीं चाहते कि वो स्कूल जाएं। अब उसके बड़े सारे देखो रीज़न होते हैं कि देखो एक प्रॉपर मेडिकल रूम होना चाहिए, एक फीमेल टीचर होनी चाहिए, गर्ल्स का वॉशरूम सेपरेट होना चाहिए। ये सारी जो है दिक्कतें, इन समस्याओं का सामना स्पेशली हमारे देश के बड़े सारे जो ज़िले हैं, जो गाँव के आसपास जो एसोसिएटेड है, वहाँ पर ये समस्या फ्रीक्वेंट है। अब सरकार ने 2010 के आसपास एक प्रोग्राम लॉन्च करा था, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स बाय 2010। इसको एक प्रॉपर टाइम पर कंप्लीट करना था। ये कैसा इनिशिएटिव था? सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्टनरशिप करी गई थी राज्यों की सरकारों के साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ, और कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करा गया था। लोगों को मतलब फॉर अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, लोगों को इन्वॉल्व ये करा गया था कि आपसे हमें सिर्फ ये चाहिए कि आप अपने बच्चों को भेजो पढ़ने के लिए। Along with it, bridge courses and back to school campings have been initiated to increase the enrollment in elementary education. Back to school camp का मतलब बेसिकली ये था कि जो बच्चे ड्रॉप आउट हो गए हैं स्कूल से, या जो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर सके हैं, 1-2 साल का गैप आ गया उनकी पढ़ाई में, तो माँ बाप जनरली क्या करते हैं कि चलो इसकी एज के हिसाब से इसने 3rd 4th करी नहीं है, 3rd क्लास में ये 2nd क्लास में था, 3rd 4th करी नहीं, तो डायरेक्टली 5th या 6th क्लास में डलवा देते हैं। तो ऐसा नहीं करा जाए, इस चीज़ के लिए भी सरकार ने मतलब काफ़ी ज़्यादा कैंपिंग्स वगैरह चलाए थे। फिर इसी के साथ अब बच्चे अगर स्कूल में आ रहे हैं तो फिर खाने वगैरह की समस्या को लेकर मिड डे मील स्कीम चलाई गई थी। और ये जो है हमारा सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील स्कीम, ये सबसे बड़ी योजना है पूरी दुनिया की इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग फूड टू द स्कूल चिल्ड्रेन। और स्कूल में स्कूल की एज की जो बच्चे हैं 6 से 14 साल के, उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना सबसे बड़ी 2 स्कीम्स हैं हमारी पूरी दुनिया की, ठीक है। तो इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड टू इनकरेज अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस। मतलब ऑब्वियस ही बात है, फूड के साथ साथ ना आपका एक फोकस जुड़ा होता है। अगर आप भूखे हो, आपने कुछ खाया नहीं है और आप उसके बाद पढ़ने का सोच रहे हो, तो वो सिर्फ एक आप ड्रामा कर रहे हो, क्योंकि आप बैठे रहो मोटिवेशन के साथ जितना मर्जी अपने आप को पागल बनाकर, कुछ रिटेन ही नहीं होगा, अगले दिन सब उड़ जाएगा। सबसे पहले एक न्यूट्रिशनल स्टेटस सबके पास होना चाहिए कि देखो खा पी कर अच्छे से जो भी है नाश्ता पानी कर सब कुछ आराम से बैठो और उसके बाद फिर पढ़ना चाहिए। लेकिन बात ये थी, मसला ये था, सरकार को ये रियलाइज़ हुआ कि देखो गरीब परिवार के बहुत सारे लोग हैं जो कि जैसे तैसे करके अपने बेटे बेटियों को स्कूल भेजेंगे, है ना। अब कहीं जो ऐसे होंगे कि लंच बॉक्स बांध पाएंगे, कहीं जो होंगे लंच बॉक्स नहीं बांध पाएंगे। अब ये जो बच्चे हैं इनको हमें सिर्फ पढ़ाने का मकसद नहीं है कि पढ़ाकर इनको रफा दफा कर दिया, इनको हमें एक प्रोडक्टिव एसेट बनाना है। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की दिशा में हेल्थ और एजुकेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। अब हेल्थ कैसे इंश्योर होगी? जब खाना मिलेगा, लेकिन खाना ऐसा नहीं कि कुछ भी ब्रेड पकौड़े रोज़ बच्चे खा रहे हैं। न्यूट्रिशनल मतलब अच्छा न्यूट्रिशन वाला उनको खाना मिलना चाहिए। इसकी वजह से सर्व शिक्षा अभियान के साथ बिल्कुल पैरेलली ये चलाया गया मिड डे मील स्कीम, ठीक है। जो 12th 5-year प्लान था उसका मकसद ये था कि हमारे देश में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाना है इन हायर एजुकेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 23 ईयर्स के लोग 12वीं पास कर रहे हैं, 10वीं पास कर रहे हैं, उसके बाद वो प्रोत्साहित हों, वो मोटिवेटेड हो कि वो फर्दर स्टडीज़ को कॉलेज वाली स्टडीज़ को भी कंटिन्यू करें, ठीक है। और मकसद क्या था कि इसको बढ़ाना है 25.2% बाय 2017 to 18 टू रीच द टारगेट ऑफ 30% बाय 2020 to 2021, ठीक है। तो द स्ट्रैटेजी फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस, क्वालिटी, adoption of state specific curriculum modification, vocationalization and networking on the use of information technology। अब यहाँ पर ये क्यों बोला गया स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन? ऑब्वियस ही बात है, अगर आप किसी भी राज्य, आप लोग अलग अलग राज्य से, आप लोगों के अलग अलग स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ होते होंगे। अब जैसे मैं आशिमा मयूर दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट है,
तो वो जो पूरा का पूरा करिकुलम जो बना रखा है वो दिल्ली गवर्नमेंट ने बना रखा था उसका, है ना मयूर, पूरा का पूरा जो सिलेबस है। तो हमें उसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ा, उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास स्किल है या जो भी हम कैसे भी करके जो हमने कोर्स करा है, ग्रेजुएशन करी, तो वो उनका मॉडल था, उनका प्लान था, उनका सिलेबस था, है ना। तो हम उस प्लान, उस करिकुलम के आउटकम है ना। ऐसे ही ये चीज़ यहाँ पर लिबर्टी दी गई कि राज्यों के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो स्टैब्लिश होंगी, जो कॉलेज स्टैब्लिश होंगी, वो अपने हिसाब से सिलेबस को डिज़ाइन कर सकते हैं कि वहाँ पर जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या मिलेगा लोगों को, क्या नहीं मिलेगा, ठीक है। द प्लान ऑल्सो फोकसेज ऑन डिस्टेंस एजुकेशन, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस एंड IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो ओवर द पास्ट 50 years there has been a significant growth in the number of university and institutions of higher learning in specialized areas. और 1951 से लेकर 2015-16 तक हम ये देखते हैं कि कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों का जो एनरोलमेंट नंबर है या फिर जो रिक्रूटमेंट है टीचर्स का, वो किस तरीके से हुआ है। यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ कॉलेजेस 750 थे, 7,000, 11,000, 33,000, 37,000, 40,000, 41,000, 42,000 और यहाँ पर फिर 41,000। अब यहाँ पर कोई इसका ट्रेंड नहीं आ सकता कि नंबर ऑफ कॉलेजेस, यार तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात है ना, ये सोच के देखो इसका क्यों ट्रेंड आएगा। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ 30, 177, 238, 500, 600, 700, 750, 795, 851, 911 continuously rising. Students 2,63,000, 49 lakh, 74 lakh, 1 crore, 2 crore, 2 crore 65 lakh, 2 crore 84, 2.94 crore एंड 3 करोड़। बढ़िया। टीचर्स 24,000 थी, 2 लाख, 3 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 12 लाख, 14 लाख, 14,70,000 और फिर ये 12 लाख, ठीक है। यहाँ पर कोई मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ, कोई ट्रेंड नहीं आ सकता, इसका कोई मतलब नहीं है, बस ये है कि आप ये मानो इम्प्रूवमेंट हुई है, आप इसको लिख सकते हो। ये ऐसे ट्रेंड पे मत जाना कि सर ये तो यहाँ पर कम हो गया, ये तो यहाँ पर कम हो गया, ठीक है। आप इसको फिर भी ओवरऑल ये बोल सकते हो कि, और ये है क्या, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की बात हो रही है, तो कुल मिलाकर हाई एजुकेशन, इंस्टीट्यूशंस ऑफ हाई एजुकेशन, उनके अंदर एनरोलमेंट और फैकल्टी का क्या स्टेटस है, ये आप यही कह सकते हो, कॉन्टिन्यूसली राइजिंग। कॉन्टिन्यूसली राइजिंग, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में जो आई थी, उसने एक चीज़ पुट करी थी यहाँ पर, ये देखो, उसने बोला था यहाँ पर, ह्यूमन बीइंग एक पॉजिटिव एसेट होता है और एक प्रीशियस नेशनल रिसोर्स है ये हर एक कंट्री में। लेकिन अगर हम लोग बात करें इंडिया स्पेसिफिक, क्योंकि हमारी पॉलिसी है एजुकेशन की है 1986 में जो आई थी, विच नीड्स टू बी चेरिस्ड, नर्चर्ड एंड डेवलप्ड विद टेंडरनेस एंड केयर कपल्ड विद डायनेमिज्म। यानी कि हमें कैसे भी करके एक इंसान को इंसान बनाना है, इन टर्म्स ऑफ उसको प्रोडक्टिव एसेट बनाना है इकॉनमी का। तो इसकी वजह से, इसके लिए क्या होना चाहिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए। हर एक इंडिविजुअल की जो ग्रोथ होती है, इट प्रेजेंट्स अ डिफरेंट रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स एंड रिक्वायरमेंट्स। क्यों? उसके एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना है, उसकी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। अब ध्यान तो देना, ये वाली बात कौन नहीं जानता, कौन नहीं चाहता कि उसका बेटा या बेटी पढ़े लिखे या फिर वो अच्छी हेल्थ के रहे। कोई चाहता है कि किसी के बच्चे को अस्पताल में रहना पड़े या फिर वो गंवार बन जाए, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई ना कर सके। यहाँ पर रोक लेता है सर्कमस्टांसेस और पैसा रोक लेता है लोगों को, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2017 में मैं एक पर्सन से मिला था। तो क्या था, दिल्ली में उनके पास ना बहुत सारी, मतलब मान लो कि संपत्ति थी, बहुत कोठियाँ थी उनकी, बहुत अच्छे अच्छे फ्लैट्स थे उनके पास, और वो साकेत जैसे पॉश इलाके में रहते थे वो अंकल। तो उनकी बेटी को एक बीमारी हो गई थी, गंभीर बीमारी, जिसका इलाज इंडिया में उस टाइम पर इतने अच्छे से नहीं होता था। अब होने लगा हो तो मुझे पता नहीं, जो भी उन्होंने बताया था मुझे अच्छे से कुछ याद नहीं है।
बीमारी के बारे में। और उसके चक्कर में उनको कुछ मशीन्स खरीदनी पड़ी थी, कुछ लाखों की। फिर उसका डेली का कुछ लाखों रुपए का, मतलब गंगाराम या जहाँ पर भी इलाज चलता था तो पर वो एक इंजेक्शन लगता था जिसकी कीमत ही कम से कम 8 लाख 12 लाख थी। तो ये सब कुछ चलते चलते आ, उनकी धन संपत्ति 2 साल में इस तरीके से, अब कोई बच्चों को तो मतलब वो करता नहीं है, मरने थोड़ी ना था कोई अपने बच्चों को। अब उनकी 5 औलादें थी, ठीक है, और बना बनाया पूरा का पूरा सेटअप था। लेकिन अब जब एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हो जाएं, जब पीछे से आपका इतना रेवेन्यू आ ही नहीं रहा है, तो करते करते पहले उनका एक घर बिका, दूसरा फ्लैट बिका, तीसरा फ्लैट बिका। और आज भी वो मतलब उस पर्सन का सब कुछ चला गया था। और उसके बाद तब से लेकर आज तक वो पर्सन चौकीदार की नौकरी करते हैं। मतलब ही वॉज हैविंग अ स्टेटस ऑफ अराउंड 50-60 करोड़। वो उस इलाज में, और बेटी भी नहीं बच पाई, 2 साल के बाद बेटी भी मर गई। 2 साल के बाद, तब मतलब जब वो ख़त्म हुई बेटी और जब सब कुछ उनको गया, उसके बाद से लेकर अभी तक 2017 में मैं उनसे मिला था, उन्होंने बताया था पिछले साल यानी कि 2016 में उनका सब कुछ गया था। तो 2016 से लेकर 2023 तक आज भी वो चौकीदारी करते हैं। ये होता है कि अगर हेल्थ और एजुकेशन, अगर जैसे मान लो सर्कमस्टांसेस जो है ना, तो वो इतना पैसा लगवा देते हैं। ये रियल एग्जांपल है ये। तो इसलिए तो कहते हैं कि बचपन में जब कोई भी, जैसे एक मटका है, एक पॉट है, जब उसकी मिट्टी गीली है ना, तब आप आराम से उसको शेप दे सकते हो। एक बार ठोस हो गई ना, आप कुछ भी कर लो, अगर आप उसको चटकाने की कोशिश करोगे वो टूटेगा फिर वो, है ना। इसके अलावा आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एक डायमेंशन और ऐड कर सकते हो। वो क्या? मेंटल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ यूथ। ये भी एक इंपॉर्टेंट एंगल है कि नहीं है? यूथ अगर भटका हुआ है, डेमोग्राफी डिविडेंड का सपना क्यों अधूरा रह जा रहा है? बताओ, यही तो एंगल है इसके पीछे। बताओ, किसी को रियलाइजमेंट है कि उसको करना क्या, उसको लाइफ में जाना क्या है, कहाँ जाना है? जैसा दिन अपने साथ लेकर जाने की कोशिश कर रहा है, यूथ उस डायरेक्शन में जा रहा है। लाइफ क्या कहती है? अगर आपको प्रोडक्टिव एसेट बनना है, इकोनॉमी क्या कहती है कि आपको अपनी कमान खुद संभालनी पड़ती है। आप फ्री फ्लो अगर स्टेट में हो ना, कि चल यार ये अपॉर्चुनिटी आई, अब इसमें ढल जाते हैं, ये कॉल आया चल इसको एड्रेस कर लेते हैं, ये सिचुएशन आई चलो उसमें रंग भंग जाते हैं, इस चीज़ से बचना होता है। तभी तो आप अपने लिए कुछ कर सकोगे। और एक बारी आपके लाइफ के अगर प्रोडक्टिव ईयर्स गए, तो फिर आप कितनी भी मेहनत कर लो, रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं है। ये मतलब मोटिवेशन बातें नहीं कर रहा हूँ मैं एक इकोनॉमी के प्रोडक्टिव एसेट बनने की रास्ते में बाधा बता रहा हूँ, हर्डल्स बता रहा हूँ। ईच इंडिविजुअल्स ग्रोथ, इट प्रेजेंट्स अ डिफरेंट रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स एंड रिक्वायरमेंट्स। द कैटलिट एक्शन, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो भी किसी भी प्रोसेस को फास्ट कर देता है, ऑफ एजुकेशन इन दिस कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक ग्रोथ प्रोसेस, इट नीड्स टू बी प्लान मेटिकुलसली एंड एग्जीक्यूटेड विद ग्रेट सेंसिटिविटी। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 का एक फ्रेमवर्क था पूरा का पूरा। एक इस ट्रेंड को देखते हैं, लिटरेसी रेट। पर्सन को छोड़ो, ऑब्वियस ही बात है, पर्सन इन द सेंस पॉपुलेशन की बात हो रही है। तो सबसे पहले इसका ट्रेंड जानते हैं पर्सन का। ब्लू वाले, सिर्फ ब्लू वाले पे फोकस करना। बढ़ रहा है। मेल लिटरेसी रेट बढ़ी है। फीमेल लिटरेसी रेट बढ़ा है। हाँ,
तीनों चीज़ें कैसी हैं? राइजिंग ट्रेंड पर है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हेल्थ की। एक आस्पेक्ट हम देख रहे थे ना यहाँ पर, डेविड मत होना, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात कर रहे थे, एजुकेशन को हमने देख लिया, अब बात करते हैं हेल्थ की। अब कह रहे हैं फर्म का हमेशा एक मकसद ये होता है कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, लेकिन डू यू थिंक एनी फर्म वुड बी इंड्यूस टू एम्प्लॉय पीपल हु माइट नॉट वर्क एफिशिएंटली एज हेल्थी वर्कर्स बिकॉज ऑफ इल हेल्थ? बिल्कुल नहीं, ठीक है। फिर चाहे उनके अंदर कितनी भी स्किल हो, यानी कि देखो, एजुकेशन और आपकी स्किल को एक चीज डुबा के रख सकती है, एक चीज डुबा कर रख सकती है, वो क्या? आपकी हेल्थ। फर्म जो है वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, उसको हेल्दी वर्कर्स चाहिए जो कि उसके लिए एक प्रोडक्टिव एसेट उस फर्म के अंदर उसके बिजनेस के लिए, उसके सेटअप के लिए बन सकें। एक पर्सन की जो हेल्थ होती है वो पर्सन को हेल्प करती है, उसको मोटिवेट करती है कि वो अपनी इनर पोटेंशियल को, सबसे बड़ी बात तो, रियलाइज कर सके, ठीक है। और एक अच्छी हेल्थ एक पर्सन को एबिलिटी देती है टू फाइट इलनेस। ही और शी विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज हिज और हर आउटपुट टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अगर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो। हेल्थ को ऐसा माना गया है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, इट इज अ इंडिस्पेंसिबल बेसिस, ठीक है। तो अगर इंप्रूवमेंट होती है इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन, ये कंट्री की प्रायोरिटी है। हमारी जो नेशनल पॉलिसी है इसका भी एम यही है, इट एम्स एट इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर, न्यूट्रिशनल सर्विस with a special focus on the underprivileged segment of the population. मार्जिनाइजेशन, अंडर प्रिविलेज, या जिनके पास मतलब सहूलियत नहीं है अपना इलाज वगैरह करवाने की, ठीक है। तो सरकार क्या ऐसे कुछ हॉस्पिटल्स या फिर हेल्थ केयर सेंटर्स को स्टैब्लिश करती है क्या जहाँ पर फ्री हेल्थ केयर हो? बिल्कुल, ठीक है। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट के पास भी है ना ऐसा एक सेटअप, क्या है वो? मोहल्ला क्लिनिक, ठीक है। तो ओवर द लास्ट 5 decades, India has built a vast health infrastructure and has also developed the manpower required at primary, secondary and tertiary sector in the government as well as the private sector, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे की एक बात पढ़ते हैं। ये जो मेजर्स हैं which have been adopted, they have increased the life expectancy to over 68.3 years in 2014. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? जो बच्चे कितने साल की एज पे अटेन नहीं कर पाते और मर जाते हैं उससे पहले? 4 क्या होता है? 4 कहाँ से आ गया? इन्फेंट है, इन्फेंट जो अपना पहला बर्थडे भी नहीं मना सके हैं, ठीक है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इट हैज़ कम डाउन फ्रॉम 147 in 1951 to 34 in 2016। क्या कह रहे हो? पैदा होने से क्या क्या कह रहे हो? क्रूड बर्थ रेट दे हैव ड्रॉप टू 20.4 एंड डेथ रेट टू 6.4 विद इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर, दे आर यूजफुल इन असेसिंग द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। अब ऑब्वियसली बात है, हेल्थ अच्छी रहेगी तो उससे लाइफ की लॉन्जेविटी बढ़ेगी और सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सन का होगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस होगा, तो वो एक प्रोडक्टिव एसेट बनकर इमर्ज होंगे। ये वाली बातें इकोनॉमिक सर्वे ने 2017-18 ने बताई थी हमें, ओके। अगर हम लोग यहाँ पर देखें प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स वगैरह को, यहाँ पर पहले आप एक चीज़ देख लो, ये है SC का मतलब है, नीचे देखो सब सेंटर। हाँ, एक ट्रेंड्स याद करने हैं और कुछ कुछ चीज़ों के जैसे कंसेप्ट याद करने हैं, और अल्टीमेटली हमारे देश में हेल्थ स्टेटस वगैरह को लेकर या फिर एजुकेशन को लेकर, स्किल को लेकर
सरकार के कुछ कुछ स्टेप्स क्या रहे हैं। बाकी तो बातें देखो मैं जनरल बातें करा रहा हूँ कि एक बार देखो अगर आप भी पढ़ोगे तो एक बार तो इन सब चीज़ों से होकर गुजरोगे ही, है ना। अब जैसे यहाँ पर एक कंसेप्ट है तो हमारे लिए भी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी पढ़ाता हूँ उनको, रुको पहले इसको देख लें। अच्छा आप ये कंफ्यूज हो रहे हो कि ये नंबर्स बहुत सारे तो करना क्या इसमें से, है ना। ये नंबर्स नहीं देखने हैं कुछ भी, बस ट्रेंड को पकड़ना है कि हमारे देश में ये जो प्रॉपर इंडिकेटर है ये किस तरफ जा रहा है, बस ठीक है। PHC का मतलब होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, CHC का मतलब होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ठीक है। तो अगर आप इसको देख लो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द ईयर्स विद रिस्पेक्ट टू सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, बड़ा है क्या 1,81,, 82, 84, 85, 87, राइजिंग ट्रेंड बिल्कुल। उसके बाद डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स 29,000, 200, 700, 900, 30,000, 31,000 बढ़ा है। बेड्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स 6,28,000, 75,000, 7,00,000, 6,34,000, 710,000। यहाँ पर क्या है, पहले बढ़ा उसके बाद गिरने लगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आने लग जाती है, उसके बाद गिरा और दोबारा से बढ़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एक चीज़ आने लग जाती है, आपने एक चीज़ सुनी होगी, पेशेंट इज टू बेड रेशियो, सुना है? ठीक है। उसके बाद रजिस्टर्ड डॉक्टर इन मेडिकल काउंसिल 45,000, 33,000, 20,000, 25,000, 17,000 बढ़ा, गिरा, थोड़ा सा बढ़ा, फिर गिर गया। ये ट्रेंड कुछ ऐसा है, ठीक है। नर्सिंग एंड पर्सनल ANM, ये क्या है, ऑक्सिलरी नर्स हाइब्रिड्स, RN और RM, रजिस्टर्ड नर्सेज एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ्स, LHV, लेडी हेल्थ विजिटर्स। अब ये हॉस्पिटल में जो स्टाफ है काइंड ऑफ, या फिर जो पेशेंट आ रहे हैं उनके ऊपर कितना ध्यान दिया जाता है स्टाफ के द्वारा, ये उस चीज़ को दर्शाता है, ठीक है। ओवरऑल फिगर ये। तो यहाँ पर देखो 23 लाख, 26 लाख 39,000, 27 लाख, 28 लाख, ये बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, ठीक है। यहाँ तक भी अगर आप चाहो तो आप ना एक फिगर जो है वो प्रेजेंट कर सकते हो 2017 तक, अगर आगे आपको ना भी मिले तो कोई बात नहीं। इसके बाद वैसे भी हर चीज़ का एक ट्रेंड, हर चीज़ का एक ट्रेंड टूट गया था 2020 में। मैंने आपको एक रूल समझाया था इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ रहे थे कि ये ईयर याद रखना, जब वो कॉन्टिन्यूसली बोल रहा है तो एग्ज़ाम में 2024 में बैठने से पहले याद रखना कि वो क्या पूछ रहा है, लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट 2 ईयर, लास्ट 5 ईयर। अगर लास्ट 5 ईयर है तो 2024 के प्लेस में बैठोगे तो कोविड का टाइम पीरियड भी उसके अंदर कवर होगा। तो ध्यान से सोच समझ के फिर क्वेश्चन को करना कि कोविड के टाइम पर ये वाली चीज़ बढ़ी होगी, सेम रही होगी, या फिर गिर गई होगी। अभी आपको बता रहा है कि हमारे देश में बड़ी सारी ऐसी जगह है जहाँ पर बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं है। सिर्फ 381 मेडिकल कॉलेजेस हैं पूरे देश में, 301 डेंटल कॉलेजेस। जस्ट 4 स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दे हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस। उसके बाद अगर हम बात करें बेरोजगारी की, सकल की जो माँ थी शीला, वो घर के कामों को देखती थी, बच्चों को, और अपने हस्बैंड जो था बूटा चौधरी उसकी फील्ड में मदद करती थी। सकल का जो भाई था जीतू और उसकी जो बहन थी सीतू, ठीक है, दे स्पेंड देयर टाइम प्लेइंग एंड रोमिंग। मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर घर वाले कोई ज़्यादा मतलब काइंड ऑफ ध्यान अगर दें
यहाँ पर इसकी कहानी छोड़ो, मतलब वैसे मैं कह रहा हूँ घर वाले अगर जो आपके प्रोडक्टिव ईयर्स या ग्रोइंग ईयर्स होते हैं अगर उस पर ध्यान दें, आपको एक डायरेक्शन दें, और ऑब्वियस ही बात है, बार बार हम वो वाली बात कर चुके हैं कि हेल्थ एजुकेशन स्टेटस पर अगर आपके ध्यान दें तो आप एक प्रोडक्टिव एसेट बड़े होकर बन सकते हो, ठीक है। लेकिन कैन यू कॉल शीला एंड जीतू, जो कि उसके छोटे भाई बहन है, या फिर सीतू, अनएम्प्लॉयड? इफ़ नॉट वाई? देखो, हम यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट को, बेरोजगारी को अच्छे से समझते हैं एक बार के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है, इट इज सेट टू एग्जिस्ट, जब लोग जो हैं हु आर विलिंग टू वर्क, एक तो उनके अंदर चाह होनी चाहिए काम करने की, ठीक है, एट द गोइंग वेजेस दे कैनॉट फाइंड जॉब्स, काम करना चाह रहे हैं, काम मिल नहीं रहा है। अब शीला इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन, जीतू और सेतु ये बहुत छोटे हैं, तो आप इनको बेरोजगार कहोगे? बताओ। शीला को आप बेरोजगार क्यों नहीं कह सकते हो? विलिंगनेस ही नहीं है ना। और जीतू और सीतू को वर्किंग एज पॉपुलेशन का पार्ट ही नहीं है, ठीक है। तो नीदर जीतू, सीतू और शीला दे कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड। जो वर्क फॉर पॉपुलेशन है इट इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम 15 to 59 ईयर्स। मैंने आपको बताया था ना, बच्चे और बुजुर्ग जो है वो लाइबिलिटी समझे जाते हैं, 15 से कम और 59 से ज़्यादा जो हैं बड़े जो बुजुर्ग हैं, और बच्चे 15 से कम। तो सकल का जो भाई है उसके जो बहन है, दे डू नॉट फॉल विद इन द एज ग्रुप, सो दे कैनॉट बी कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयड। तो यहाँ से आपको एक बात पता लगी कि 15 to 59 ईयर्स की कैटेगरी में हमारे देश में जो लोग आते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्किंग एज पॉपुलेशन। वर्किंग एज पॉपुलेशन कहते हैं ना। इसके अलावा दो चीज़ें होनी चाहिए जब आप एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन कर रहे हो। विलिंगनेस टू वर्क, और दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क, ठीक है। यहाँ दो चीज़ें आपने देखी ना, विलिंगनेस और काम मिल नहीं रहा है, तो वर्क अवेलेबल नहीं है। तो सकल की जो मम्मी है शीला, शी वर्क्स फॉर द फैमिली, शी इज़ नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन फॉर पेमेंट, शी टू कैनॉट बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड पर्सन। अब सकल के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मेंशन नहीं है स्टोरी के अंदर, वो आपको बता रहे हैं, दे कैनॉट बी कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयड। क्यों? बिकॉज वो वर्किंग एज पॉपुलेशन के कैटेगरी के बियॉन्ड, मतलब आपकी पूरी कहानी ना अनएम्प्लॉयमेंट को समझने की इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। भारत के अंदर वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी हमें यहाँ पर गांव में भी देखने को मिलती है, शहर में भी देखने को मिलती है। अनएम्प्लॉयमेंट देखो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेस आपका इस तरह की एनसीईआरटी के टेक्स्ट से बन जाता है। हायर लेवल आपको नितिन सिंघानिया, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट ने क्या प्रेस कर रखा है, अनएम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड क्या है, गांव में क्या हाल है, शहर में क्या हाल है, लास्ट डिकेड्स में सरकार ने जो स्कीम चलाई है, बेरोजगारी उसकी वजह से मिटी है कि बड़ी है, पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से बेरोजगारी का क्या हाल है, ठीक है। फिर जो एजुकेटेड यूथ हैं, तो एक एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है कि मतलब पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है, ठीक है, वो भी चीज़ होती है। तो हाँ, however the nature of unemployment differs in rural and urban areas. In case of rural areas there is seasonal unemployment and disguised unemployment. अर्बन एरियाज में ज़्यादातर होती है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब देखो समझते हैं हम इसको, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को, यानी कि आपके पास पूरे साल 365 दिन काम नहीं है ना। इट हैपेंस व्हेन लोग जो हैं वो काम नहीं ढूंढ पा रहे हैं साल के कुछ महीनों के अंदर। अब जो लोग खेती बाड़ी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, यूजुअली वो इस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं। जब सोइंग सीजन, हार्वेस्टिंग सीजन, वीडिंग, थ्रेशिंग ये सब हो रहा होता है, तब खेतों में काम बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बिजी सीजन होते हैं। लेकिन बाकी टाइम तो सारे के सारे किसानों के जितने भी लोग फील्ड पर जो लगे हुए हैं, उनको वेट करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो कुछ जो मंथ्स होते हैं, दे डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क टू द पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के केस में
हमें लगता है कि लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं। यहाँ पर होता क्या है, मान लो किसी का एक एग्रीकल्चर प्लॉट है जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, अपनी मतलब ज़मीन के टुकड़े पर काम कर रहे हैं, वो खेती बाड़ी कर रहे हैं। अब क्या है, फैमिली काफ़ी ज़्यादा बड़ी है जो कि खेती बाड़ी सेक्टर के अंदर, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है। द वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल बट एंगेजेस 8 पीपल। तो यानी कि कितने लोगों की ज़रूरत नहीं जो फालतू में यहाँ पर एम्प्लॉयड हैं, 3 एक्स्ट्रा, 3 लोग एक्स्ट्रा। अब अगर यही कोई बाहर जाके काम धंधा करते, कुछ भी करते, चाहे वो रिक्शा चलाते चाहे कुछ भी करते, एक अदर सोर्स ऑफ रेवेन्यू तो वो क्रिएट कर ही लेते अपने लिए, इनकम का, है ना। तो 3 पीपल आर एक्स्ट्रा यार। ये जो 3 लोग हैं, दे ऑल्सो वर्क इन द सेम प्लॉट एज द अदर्स। अब इनके होने या ना होने से ऐसा कुछ नहीं है कि बाकी 5 लोगों को काम बिगड़ जाएगा या फिर प्रोडक्टिविटी खेत की इतनी नहीं हो पाएगी। अगर ये ना हो तब भी उतनी प्रोडक्शन होगी, ठीक है, ये हो तब भी उतनी प्रोडक्शन होगी। इनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये 3 लोग रिमूव कर दिए जाएं तो प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड विल नॉट डिक्लाइन। द फील्ड रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल एंड द 3 एक्स्ट्रा पीपल आर ट्रीटेड एज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड। अर्बन एरियाज में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ये कॉमन फिनोमेना है। बड़े सारे जो यूथ हैं जो कि 10th पास आउट हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, डिग्री है प्रॉपर, दे आर नॉट एबल टू फाइंड एनी जॉब। एक स्टडी ये दिखाती है दैट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इट हैज़ इंक्रीज फास्टर देन अमंग द मैट्रिकुलेट्स। मतलब 10वीं पास वालों को कोई ना कोई काम मिल जा रहा है। अब ये ऑब्वियस ही बात है, वो काम तो करेंगे नहीं। एक वो भी चीज़ है ना कि हमने इतना पैसा लगाया, इतनी डिग्री ली है, तो हम छोटे तबके का काम क्यों करें। और सही बात है, देश को वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता। एक तो सबसे बड़ा इसके पीछे कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। सरकारी नौकरियां देखो बहुत ज़्यादा नहीं निकल सकती हैं, वो इस वजह से भी ऐसा होता है। देखो हमारा मिक्स इकोनॉमी मॉडल है, ठीक है, नीड है, मैं ये नहीं कहता कि सरकारी नौकरियों की नीड नहीं है, लेकिन एक बार बताओ, अब जितने लोग हैं उतनी सरकारी नौकरियां अगर निकाल दी जाएं तो फिर यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या है फिर। इनोवेशन और एक्सपेंशनिज्म की कौन बात करेगा फिर, ठीक है। सरकार का एक हेल्पिंग हैंड होता है पक्का, एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन सरकार को अब साथ चलना पड़ता है। इसलिए तो आजकल हम हर जगह एक वर्ड यूज़ करते हैं, मिक्स इकोनॉमी की जगह थोड़ा सा एडवांस कर दिया हमने इस वर्ड को, PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, है ना। तो अ पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन इज विटनेस्ड एज अ सरप्लस ऑफ मैन पावर इन सर्टेन कैटेगरीज, इट को एग्जिस्ट विद अ शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन अदर। मतलब जहाँ पर लोगों की ज़रूरत नहीं है, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग वो हैं, अवेलेबल हैं, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर नहीं है, लाइक सिविल सर्विसेज, ठीक है। सिविल सर्विस में रिक्वायरमेंट है लोगों की, जुडिशरी में रिक्वायरमेंट है लोगों की, हैं उतने भर रखे हैं लोग, ठीक है। तो देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन ऑन वन हैंड, वाइल देयर इज डेarth ऑफ टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अवेलेबल हैं लेकिन फिर लोगों को काम नहीं मिलता, तो लोग क्या करते हैं, क्या होता है ब्रेंडियन का मतलब, देश छोड़कर जहां पर उनकी कीमत होती है वो दूसरे देश चले जाते हैं, है ना। तो बेरोजगारी है, इट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स ऑल्सो। पीपल हु आर एसेट फॉर द इकोनॉमी दे टर्न इन टू अ लाइबिलिटी। फिर देयर इज फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग द यूथ। फिर यहाँ पर एक चीज़ के ऊपर ध्यान दिया नहीं जाता है, लेकिन लोगों का मेंटल हेल्थ स्टेटस भी खराब होता है। हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट फिजिकल वेलबींग। शरीर स्वस्थ होना हो, दिमाग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होना चाहिए। दिमाग टेंडेंसी रखता है आपके शरीर को स्वस्थ करने की। आपको बुखार है 102 103 मान लो, आपको अगर पढ़ना है ना
तो वो बुखार की फीलिंग आप साइड करके पढ़ोगे। और बहानेबाजी करनी है तो पता चला नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर भी अपने आप को ये बोल रहे हो मेरे को फीवरिश लग रहा है, ये मुझसे आज तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, मुझे बड़ा लेजी सा लग रहा है। पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली। अब इतना पैसा लगाकर एक यूथ को अगर पढ़ाया जाता है और उसको फिर अपने डिग्री के हिसाब से, स्टेटस के हिसाब से अगर काम ना मिले, तो फिर ऑब्वियसली बात है पीपल टर्न इनटू लायबिलिटी। तो इनएबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, इट इम्प्लाइज अ ग्रेट सोशल वेस्ट। जो बेरोजगारी होती है इट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। अब ऐसे लोगों को अपने खानदान का सहारा बनना चाहिए था, लेकिन फिर ये भी क्या बनकर रह जाते हैं, डिपेंडेंट पॉपुलेशन, है ना। द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग population it increases. Quality of life of an individual as well as the society is adversely affected. When a family has to live on a bare subsistence level, there is a general decline in the health status and rising withdrawal from the school system. तो लोग फिर यही करते हैं। बेरोजगारी का ओवरऑल ऑब्वियसली बात है एक डेट्रीमेंटल, एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी के ऊपर। बेरोजगारी अगर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है इट विल लीड टू डिप्रेशन ऑफ इकोनॉमी, डिप्रेस इकोनॉमी से क्रिएट होगी, टेंडेंसी क्रिएट होगी। इट ऑल्सो वेस्ट दी रिसोर्स जो कि प्रॉपर तरीके थे जिनको एम्प्लॉय करा जा सकता था, लेकिन कंट्री ने उसको वेस्ट कर दिया, यूथ की पोटेंशियल नहीं पहचानी। अभी जैसे इंडिया भी इस अप्रोच को बहुत कैजुअल ले रहा है कि कोई बात नहीं, डेमोग्राफी डिविडेंड कोई चीज़ होगी। जब ये पॉपुलेशन बॉडी होने चलेगी ना, यहाँ पर देखना कि कितना ज़्यादा सुसाइड रेट बढ़ेगा 2050 के बाद, कितना ज़्यादा। और ये सारे के सारे हमारे एज के ग्रुप के लोग ही आसपास जो होंगे, अभी लोग समझ नहीं रहे हैं। लेकिन बैठे बिठाए थोड़ी ना आपके मुंह में कोई रोटी डाल देता है, रोटी आपको कमानी पड़ती है ना। जब अभी प्रोडक्टिव ईयर्स की कोई वेस्ट कर देगा तो उस टाइम पर लोग अपनी बेसिक किताबें स्कूल लाइफ को ही अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के टाइम पर मार्केट की जब डिमांड होगी कि लोगों को डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी स्किल्स आनी चाहिए, ये तो ही एक तरफा बात, ये तो लोग जानेंगे नहीं। प्लस गवर्नमेंट सर्विस के अंदर जब बेस ही मजबूत नहीं है तो फिर गवर्नमेंट सर्विस के लिए कहाँ से तैयारी करेंगे। फिर इतनी विल पावर भी तो होनी चाहिए। विल पावर रातों रात थोड़ी ना आ जाती है कि आप कभी लाइफ में नहीं पढ़े और आप एक साल डिसाइड कर रहे हो कि मैं इस साल पढ़ूंगा। ऐसा तो पर्सन बचपन से कितने बार सोचता है, कितने साल निकल जाते हैं सोचते सोचते, आज से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, इस साल पक्का, इस महीने पक्का। तो इफ़ पीपल कैन नॉट बी यूज एज रिसोर्स दे नेचुरली अपीयर एज लायबिलिटी टू द इकोनॉमी। भारत के अंदर स्टैटिस्टिकली unemployment rate is low. Large number of people represented with low income and productivity, they are counted as employed. मतलब ये आंकड़ों की दिक्कत है बेसिकली। They appear to work throughout the year, but in terms of their potential income, it is not adequate for them. जो भी वो काम कर रहे हैं वो ऐसा लगता है कि उनके ऊपर जैसे थोपा गया हो। अब नेचर क्या होता है एम्प्लॉयमेंट का, आप चॉइस के बेसिस पर कुछ कर सको। पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू सिट आइडल, वो किसी न किसी एक्टिविटी के अंदर उनको एंगेज होना ही पड़ता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर अर्निंग पोटेंशियल, कि कुछ गुजारा चल सके। देयर अर्निंग कीप्स देम ऑन अ बेयर सब्सिस्टेंस लेवल, के रोटी कपड़े मकान का एटलीस्ट इंतजाम हो सके, एक छत हो, है ना, कपड़ा हो, रोटी हो खाने को। अब एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर बहुत हौच पौच भी है हमारे देश में। जैसे अगर आप प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करो तो वहाँ पर कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी परस्यू करते हैं। खेती बाड़ी है, इतना उगा लिया जितना मतलब अपनी पूर्ति कर पा रहे हैं, खा पी पा रहे हैं। पूरी की पूरी जो फैमिली है, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स इन द फील्ड इवन दो नॉट एवरीबडी इज रियली नीडेड। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन बन जाती है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की। बट द एंटायर फैमिली शेयर्स व्हाट हैज बीन प्रोड्यूस्ड। अब बाकी जैसा आपने देखा था डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में 3 लोग कुछ और काम कर सकते थे, अपनी फैमिली की इनकम बढ़ा सकते थे, फालतू में लगे हुए हैं, प्रोडक्शन उतनी होगी और इतना ही हो पाएगा कि वो मेल बांट के उसको खा सके, उस अनाज को ख़त्म कर सके, सरप्लस शायद से ही क्रिएट हो सके।
क्योंकि एक तो हमारे देश में दिक्कत क्या है, हमने क्या पढ़ा था, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, है ना। तो दिस कंसेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क इन द फील्ड एंड द प्रोड्यूस इट रेज रेड प्रोड्यूस रेज इट रिड्यूसेस द हार्डशिप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे गरीबी दूर हो जाएगी एक परिवार की। ग्रेजुअली सरप्लस लेबर फ्रॉम द एवरी हाउस होल्ड टेंड्स टू माइग्रेट फ्रॉम द विलेज इन सर्च ऑफ जॉब्स। कहाँ जाते हैं? शहरों में काम करने के लिए। वो एक हेल्पिंग हैंड हो सकता है, लेकिन शहरों में वो कुछ कमा रहे हैं और इतनी कमाई हो जाएगी कि वो अपने घर परिवार तक गांव में भेज सकें और घर परिवार का गुजारा हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये कोई मस्ट कंडीशन नहीं है, ठीक है। अब हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो 3 सेक्टर्स में डिस्कस करते हैं। एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, ऑब्वियसली बात है। इट इज़ द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकॉनमी। ज़्यादातर लोग, मैंने आपको एक आंकड़ा दिया था ना प्रीवियस चैप्टर के अंदर, 60 to 80% वो इसी सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। रिसेंट ईयर्स में देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर, पार्टली बिकॉज ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन फिर भी आज भी काफ़ी सारे लोग जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ही एम्प्लॉयड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन द एग्रीकल्चर दे हैव मूव टू ईदर सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर के अगर हम लोग बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग। टर्शरी सेक्टर के केस में बड़े सारे जो न्यूज़ सर्विसेज जो हैं दे आर नाउ अपीयरिंग लाइक बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बेसिकली जो मैं आपको बता रहा हूँ तब से। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। अब यहाँ पर हम एक केस स्टडी जानते हैं, आखिरी केस स्टडी। टू नो हाउ पीपल कुड बिकम एन एसेट फॉर द इकोनॉमी ऑफ अ विलेज। देयर वॉज अ विलेज इनहेबिटेड बाय सेवरल फैमिलीज। बड़े सारे परिवार यहाँ पर रहते थे। हर एक फैमिली इतना उगा लेती थी कि वो अपने मेंबर्स को, फैमिली मेंबर्स को फीड कर सके। मतलब खेती बाड़ी थी इतना कि खुद के बेचने के लिए अवेलेबल हो चाहे ना हो, अपने गुजारा करने के लिए अवेलेबल इतना हो जाता था। हर एक जो फैमिली थी, इट मेट इट्स नीड्स बाय द मेंबर्स, मेकिंग देयर ओन क्लोथ्स एंड टीचिंग देयर ओन चिल्ड्रन, ठीक है। अपना खुद का काम करना, मतलब सेल्फ सस्टेनेंस इकोनॉमी वाला कंसेप्ट है यहाँ पर। उन गांव में से एक परिवार ने डिसाइड करा कि वो अपने बच्चों को, अपने एक बेटे को सारे बेटों में से एक एग्रीकल्चर कॉलेज भेजेंगे। उसको कॉलेज में एडमिशन मिल गया। कुछ टाइम के बाद ही बिकेम क्वालिफाइड इन एग्रो इंजीनियरिंग एंड केम बैक टू द विलेज। उसने क्रिएटिविटी के साथ एक नए टाइप का जो है प्लो वो डिज़ाइन करा, विच इंक्रीज द यील्ड ऑफ वीट। तो एक नई जॉब क्रिएट हो गई एग्रो इंजीनियर की। अब गांव में बाकी सारे लोगों को भी लगेगा इसको देखकर, मैंने बताया था ना कि एजुकेशन की तरफ और हेल्थ की तरफ ये पीछे से सोसाइटी जो है वो अट्रैक्ट होती है, इम्पैक्ट पड़ता है। तो फैमिली इन द विलेज सोल्ड thus a new job of agro engineering was created and filled in the village. Family in the village sold surplus in a nearby neighboring village. प्रोडक्टिविटी बढ़ गई गेहूँ की, तो वो बेचने लगे, अच्छा प्रॉफिट उनको होने लगा, विच दे शेयर्ड अमंग देमसेल्व्स। अब इस फैमिली की सक्सेस स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर, ठीक है, ऑल द फैमिलीज आफ्टर सम टाइम हेल्ड अ मीटिंग इन द विलेज। बाकी परिवारों को भी लगा कि इसने क्या करा, ऐसा क्या इनकी इतना स्टेटस कैसे बेटर होता जा रहा है। वो भी अपने बच्चों का एक बेटर फ्यूचर देखने लगे। यानी कि यहाँ पर क्या पड़ रहा है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। किसका? एजुकेशन का, ठीक है। उन्होंने अपने गांव के पंचायत से रिक्वेस्ट करी टू ओपन अ स्कूल इन द विलेज, कि बेसिक एजुकेशन सबको यहीं मिल सके।
and they assured the panchayat that they would all send their children to school. पंचायत ने सरकार की मदद से स्कूल एक ओपन करवाया. Teacher was recruited from the nearby town. All the children of this village started going to school. अब वहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन इमर्ज होकर आई. वन ऑफ द फैमिलीज गेव ट्रेनिंग टू हिज डॉटर इन टेलरिंग, मतलब कपड़े वगैरह का काम जो भी होता है सिलाई का. शी स्टार्टेड स्टिचिंग क्लोथ्स फॉर ऑल द फैमिलीज ऑफ द विलेज फॉर एवरी वन नाउ वॉन्टेड टू बाय एंड वेयर वेल टेलर्ड क्लोथ्स. अब एक नई जॉब यहाँ पर फिर से क्रिएट हुई टेलर की. अब इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट ये निकला, द टाइम ऑफ द फार्मर्स इन गोइंग फार फॉर बाइंग क्लोथ्स वॉज सेव्ड. और इसको क्या मिलने लगी, अच्छी खासी कमाई इसकी होने लगी. अब फार्मर्स अपना आराम से काम जो है वो बचा सकते, टाइम जो है वो बचा सकते थे और अपना पूरा का पूरा जो काम है, जो टाइम है, वो खेती बाड़ी पे लगा सकते थे और उनकी यील्ड जो है वो बढ़ गई. यानी कि यहाँ पर आपको छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन बताए जा रहे हैं कि अगर स्किल, जैसे हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर रहे थे कि अगर स्किल इंसान को दे दी जाए, उसको शिक्षित कर दिया जाए, उसकी हेल्थ इंश्योर कर दी जाए, तो वो कैसे एक परिवार से, एक इंडिविजुअल से होते हुए एक परिवार से होते हुए एक सोसाइटी से होते हुए अल्टीमेटली पूरी रीजन या पूरी कंट्री में कैसे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है सब कुछ. अब सारे फार्मर्स के पास इतना रहने लगा, उन्होंने भी अपने बच्चों को पढ़ाया. एग्रो इंजीनियर जैसे वो था तो वो बताता था कि उसने क्या करा, अपनी इनकम को कैसे बढ़ाया. तो फार्मर्स हैड मोर देन वॉट दे कुड कंज्यूम. ठीक है, नाउ दे कुड सेल वॉट दे प्रोड्यूस टू अदर्स हु केम टू देयर विलेज मार्केट्स. और ये जो गांव था विच फॉर्मली हैड नो जॉब अपॉर्चुनिटी इन द बिगनिंग, दे हैड मैनी जॉब्स नाउ लाइक टीचर, टेलर, एग्रो इंजीनियर और बहुत सारे. ठीक है, तो ये अल्टीमेटली क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात यहाँ पर हो रही है. ठीक है, जर्नल सा नॉर्मल सा चैप्टर था, कुछ एस्पेक्ट्स इसके इंपॉर्टेंट थे, बाकी में आपको सिर्फ ट्रेंड पकड़ने हैं. ठीक है, तो चैप्टर को हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट करा. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.